चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी 20 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मतलब 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5 जनवरी तक पहुँचे हैं, 16 दिसंबर 2021 से चालू किए थे। अब हम लोग 5 जनवरी 2022 के पेपर को कर रहे हैं। पार्ट 1 कहने का मतलब शुरू के 15 प्रश्नों को करते हैं, और पार्ट 2 जब हम इसका लेकर के आएंगे तो लास्ट के 15 प्रश्न जो होंगे उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। क्या है उसको देखते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, मतलब अगर बच्चों का शारीरिक विकास देर से होता है, पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कह रहे हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि विकास में 2 लोगों की भूमिका होती है। एक तो वंश की, अर्थात हमारे माता पिता की, और दूसरा किसकी होती है? दूसरा होती है वातावरण की। ठीक है, तो विकास में 2 लोगों की भूमिका होती है, वंश और वातावरण की। तो अब हम केवल वंश को दोषी ठहराएं? अगर विकास नहीं हुआ शारीरिक तो हम अपने माँ बाप को दोषी ठहराएं, माता पिता को? तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जन्म के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे बच्चे का शारीरिक विकास निर्भर होता है, जैसे पोषण। अच्छा, जन्म से अगर बच्चे का वंश बहुत अच्छा हो लेकिन उसका पोषण, न्यूट्रिशन अगर खराब हो जाए तो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। अगर उसको समय पे दूध ना पिलाया जाए या जितनी चीज़ें उसके बॉडी को चाहिए वो ना मिलें, तो फिर ये तो वातावरण की दिक्कत है ना। इसको तो हम वातावरण में काउंट करते हैं, इसको हम हेरिडिटी में तो काउंट करेंगे नहीं, है ना। तो केवल जिम्मेदार ठहराया किसको जा रहा है? अनुवांशिकता को। अनुवांशिकता कहिए या वंश कहिए, बात एक ही है, इसलिए इसे हम कट कर देते हैं। अब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम कारक ही, देखो ही लगा दिया ना, उत्तरदायी होता है, तो ऐसा नहीं है। वंशानुक्रम एवं कारक ही उत्तरदायी नहीं, बल्कि वातावरण भी जिम्मेदार होता है। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों क्या हैं? गलत हैं, इसलिए हम दोनों को गलत टिक लगाते हैं। तो बहुत आसान है। इसमें जब भी शारीरिक विकास की बात करेगा, शारीरिक विकास इसने कहा है, शारीरिक विकास की जगह पे ये वृद्धि भी लिख सकता था। शारीरिक विकास की जगह पे ये क्या लिख सकता था? वृद्धि भी, क्योंकि शारीरिक विकास को ही हम वृद्धि भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल मतलब शरीर के किसी विशेष अंग के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, सूक्ष्म कौशल कहने का मतलब शरीर के विशेष अंग के द्वारा किया गया कार्य। विशेष अंग के द्वारा किया गया कार्य, शरीर के किसी विशेष अंग के द्वारा किया गया कार्य जिसमें पूरी शरीर का उपयोग ना हुआ हो। अगर पूरी शरीर का उपयोग हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर या स्थूल गामक कहते हैं। और विशेष अंग के द्वारा किया जाए तो उसे हम सूक्ष्म कौशल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इसमें रनिंग में पूरी शरीर का प्रयोग हो रहा है, ये स्थूल हो जाएगा। चलने में पूरे शरीर का स्थूल हो जाएगा। कूदने में पूरे शरीर का स्थूल हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न में क्या है? सूक्ष्म गामक कौशल कौन सा है? घसीट कर लिखना। जब हम लिखते हैं तो केवल उंगलियों का या हाथ के पंजे का उपयोग करते हैं, बस उसमें पूरी शरीर गति में नहीं होती है। इसलिए सूक्ष्म गामक कौशल इसमें से सी वाला हो जाएगा, घसीट कर लिखना।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। मध्य बाल्यावस्था कहने का मतलब ये है हमारा, देखो जो जन्म से 2 वर्ष तक का समय, एक जल्दी से मैं आपको समय अवधि बता दूं कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष का समय क्या कहलाता है, शैशवा। ठीक है, फिर क्या है, हम 2 से लेकर के 6 वर्ष तक के समय को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्या। ठीक है, अब 6 से लेके 12 वर्ष तक के समय को हम क्या कहते हैं, बाल्या कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 9 मध्य बाल्या, 9 से 12 उत्तर बाल्या। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 6 से 9 में कौन सा गुण इसमें विकसित होगा। अब जरा जीन पियाजे को सोचिए, 7 से 11 मूर्त अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है सर, वो देखिए। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, काल्पनिक खेल खेल रहा है। आपको पता है काल्पनिक खेल पूर्व संक्रियात्मक में खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तो इसे चूज नहीं करना है, क्योंकि हमको जानना कितना है, हमको जानना है 6 से लेके 9। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क करना सीख जाता है। आपको पता है कि बच्चा तर्क करना, गणितीय संकल्पनाएं, ये सब 7 से 11 में सीखता है। लगभग जो अगर मैं ऐसे लिखूं 7, 8, 9, तो 2 साल इसमें आ रहा है हमारा। मैक्सिमम समय मध्य बाल्यावस्था के गुण को शो करता है। इसलिए हम इस पे कौन सा टिक लगाएंगे इस प्रश्न के लिए, बी वाला। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा जब जाता है तो उसके अंदर नियमों को सीखने की, परिभाषाएं पढ़ने की, सिद्धांतों को समझने की विशेषता आ जाती है और उन पे तर्क भी करने लगता है कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है ना। सॉरी, तो वो तर्क करने लगता है कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है। तो इस टाइप के जो गुण हैं वो मध्य बाल्यावस्था में आ जाते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, अब देखिए, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, ये मतलब उसमें चला जाएगा, उत्तर बाल्या में चला जाएगा। ठीक है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी, ये तो छोटी सबसे मतलब ये शैशवावस्था की विशेषता है। इसमें बी वाले पे आपको टिक लगाना है। ठीक, आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में संकेत मिलते हैं। मतलब जब हम फिल्म देखते हैं या विज्ञापन प्रचार देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। ठीक है, और कौन सा काम मेल के लिए, कौन सा काम फीमेल के लिए, ऐसा कुछ। यह सामाजिकरण की कौन सी संस्था के रूप में फिर ब्लैंक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। कुछ इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसमें उसने किसकी बात किया है, फिल्म की। इसमें उसने किसकी बात किया है, एडवर्टाइजमेंट की। और आपको पता है कि ये दोनों किसके अंग हैं, मीडिया के। अब मीडिया के अंग हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में। और प्राथमिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राथमिक के रूप में कौन आता है, परिवार आता है। तो परिवार की बात तो की नहीं गई, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। ये सब होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे मीडिया की बात की नहीं गई है। तो मीडिया और द्वितीयक ऑप्शन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में मीडिया भरेंगे आप और दूसरे वाले में क्या भरेंगे, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार फोर्थ का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब जरा पांचवें को पढ़ते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, क्या प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था।
अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, तो जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष का समय होगा। 2 से 7 वर्ष का समय होगा इस अवधि के लिए। में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अभिकल्पना, निष्कर्ष चिंतन, ये तो आपको पता है, चिंतन वाले गुण अमूर्त में आएंगे चौथे में। अमूर्त सोच, ये भी चौथे में आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की जो क्षमता है हमारी, भी कॉल थी तो उसके लिए थोड़ा सा बात करना पड़ा। ठीक है, ओके। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब चॉकलेट पाने के लिए या इनाम पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। बचपना इनके अंदर, अभी ये बच्चे ही हैं, शैशवावस्था में ही हैं, तो ये वाला गुण इनके अंदर आता है, जिसे हम आत्म केंद्रित व्यवहार भी कह सकते हैं। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता अभी इनके अंदर नहीं होती। ये सब हमारे तीसरे और चौथे में आती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक में, तो इसमें पांचवें में सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए छठवां बात देखते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या और क्या होना जरूरी है? तो आप बताइए, क्या एक शिक्षक का रिजिड होना, बहुत कड़ा स्वभाव रखना सही नहीं है? सहानुभूति और पारदर्शी होना इतना मायने नहीं रखता पारदर्शी, जितना कि लचीला, हर बच्चे की ज़रूरत को समझना। ठीक है, तो इसमें हम बिना कोई ज़्यादा डिस्कशन किए ये कहते हैं कि एक जो शिक्षक है, पियाजे कहते हैं कि शिक्षक को सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय का मतलब गतिशील और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा अपने नियमों को बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। और आपको मैंने बताया ही है कि जहाँ ये शब्द आ जाए वो हीरो हो जाता है, वो ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या है? लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या सही है? संज्ञान मतलब विचार। देखो, संज्ञान, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया बात बताने चल रहा हूं कि विचार पहले आता है, भाषा का प्रयोग बाद में होता है। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने। और भाषा पहले आती है, फिर विचार आता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, कौन कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की। तो आप देखिए कि भाषा पहले कहाँ है। विचार को हम संज्ञान भी कह सकते हैं, परेशान मत होइए। विचारों को, ज्ञान को संज्ञान भी कह सकते हैं। तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है? ऐसा नहीं है। फिर क्या है? संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। ये जीन पियाजे कह रहे थे, लेव वाइगोत्स्की नहीं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये हमारा सही ऑप्शन है। मतलब भाषा से हम विचार व्यक्त कर पाते हैं। ये किसने कहा? लेव वाइगोत्स्की ने इसे कहा। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों मनोवैज्ञानिक इसीलिए तो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि विचार और भाषा में पहले कौन आएगा। मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? आपको पता है कि लेव वाइगोत्स्की समाज को बहुत महत्व देता है। तो सामाजिक उपकर, सांस्कृतिक और सामाजिक, ये दोनों इनके सिद्धांत के नाम भी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक, तो इसलिए इन दोनों पे महत्व देते हैं, पहला और दूसरा। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है सर? एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। मतलब शिक्षक हों तो प्रतिक्रिया बच्चे करते हैं उद्दीपन के रूप में।
पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। SR भी इसमें संबंधित नहीं है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, मतलब एक जो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, उसमें शिक्षक और बच्चों के बीच में बहुत मधुर संबंध होते हैं, दोनों मिल करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। ओके, ठीक, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होता है। आइए एक और प्रश्न लॉरेंस कोहलबर्ग से। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के विचारों की उपेक्षा करने के बजाय, मतलब दूसरों के विचार जो होते हैं उसको नकारने के बजाय, मना करने के बजाय, अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर से ध्यान केंद्रित करते हैं? आपको पता है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 स्टेज बताई। एक को प्री कन्वेंशनल कहा, एक को कन्वेंशनल कहा, एक को क्या कहा? पोस्ट कन्वेंशनल। और जो प्री कन्वेंशनल थे इसके 2 बच्चे, कन्वेंशनल के 2 उपभाग, इसके 2 उपभाग। जो पहला वाला प्री कन्वेंशनल, जिसे हम पूर्व परंपरागत भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत भी कहते हैं। पूर्व परंपरागत के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है दंड एवं आज्ञाकारिता, जिसकी बात प्रश्न में की जा रही है, और एक होता है प्रतिफल उन्मुखता, मतलब कि लालच में आकर काम करना। तो आप देखिए नकारात्मक परिणामों के डर से, डर का मतलब किसकी बात कर रहा है? दंड की। क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित करते हैं, इसका मतलब आज्ञाकारी हो जाते हैं। तो इसमें दंड और आज्ञाकारिता, ए वाला ऑप्शन लगा दीजिए। जो पहला स्तर है उसका पहला उपभाग, दूसरा वाला नहीं। 3 स्तर हैं, तीनों स्तर के 2-2 उपभाग बताए गए हैं। अब अच्छा लड़की अच्छा लड़का किस में आ जाएगा सर? इसमें आ जाएगा, दूसरे वाले में कन्वेंशनल में। कानून व्यवस्था इसी में आएगा, दूसरे का नाम है। सामाजिक अनुबंधन इसमें आ जाएगा, तीसरे वाले में। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्नों को देख सकते हैं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की परंपरागत का हिस्सा होता है, कन्वेंशनल जिसे हम कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग। आपको बता दें हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया, और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि संसार में लोगों के अंदर पाई जाती है, और यदि कोई धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करता है तो उसके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। कोई जीव जंतुओं से प्रेम करता है तो वो प्रकृतिवादी है। कोई किसी विशेष स्थान को याद कर लेता है, जगहों का नाम, रास्तों को याद कर लेता है तो वो स्थानिक बुद्धि वाला है। जो अपने आप को बहुत बेहतरीन पहचानता है, अपने आप के गुणों को पहचानता है, अपने स्वाट SWOT को पहचानता है, उसे हम अंतः व्यक्ति कहते हैं। तो इसमें फिलहाल ए वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। आइए 12वें नंबर पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा, देखो व्यक्तिगत मतभेद कहने का मतलब क्या है, वो कंफ्यूज किया है। ये व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है, तो मतभेद ना पढ़ के आप क्या पढ़ सकते हो? भिन्नता। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? ठीक है, ओके। कौन सा तरीका ऐसा है जो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सही नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। देखो हम क्या बच्चों को बोलकर पढ़ाते हैं, क्या नोट्स में दे देते हैं, इस पे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बिना बोले समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को बोलकर समझाना पड़ता है, कुछ बच्चों को नोट्स दे दीजिए वो समझ जाते हैं जो प्रतिभाशाली हैं, कुछ बच्चों को शब्दों में उसे समझाना पड़ता है, कुछ को तो 4-5 उदाहरण भी देने पड़ते हैं। तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है, ये प्रभावकारी है। हमें प्रश्न क्या करना है कि प्रभावकारी कौन सा नहीं है। तो ठीक है भैया, ये है प्रभावकारी, जो नहीं होगा उस पर टिक लगाते हैं। मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानें और उसका सम्मान करें, उपेक्षा ना करें, हंसी मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, ये भी सही है। विविध शैक्षणिक भिन्नताओं का प्रयोग करें, मतलब जो हमारे
जो पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने बना रखे हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या कैसे पढ़ाना है, और श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या कैसे पढ़ाना है, कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कौन से तरीके होने चाहिए, तो ये भी ठीक है, ये भी प्रभावकारी तरीका है। अब हमें जो प्रभावकारी नहीं है वो मिल चुका है, इसको भी पढ़ लेते हैं। छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। देखो, कमियों को पहचानना तो ठीक है, लेकिन उन्हें तुरंत एडजस्ट ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उनको समय देना पड़ेगा। वो जैसे धीरे धीरे प्रकृति का अनुसरण करके वो सीखते हैं, और नहीं भी सीख पाते हैं तो उनके अनुसार हमें ढल जाना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो डी वाले ऑप्शन को हम प्रभावी नहीं मानते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या है? 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? मेरे भाई, ये जेंडर रूढ़िवादिता से प्रश्न आया हुआ है जो आपका टॉपिक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता आप इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता अगर ना होता, हमारा जेंडर रूढ़िवादिता अगर हमारा ना होता तो फिर हम पक्षपात को चुनते। तो बात वही है, समानार्थी शब्द हैं दोनों लगभग, लेकिन किसी विशेष विचार को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं, स्टेरियोटाइप कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की। सीखने के आकलन, फिर क्या है? सीखने के लिए आकलन। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सीखने के लिए आकलन का मतलब क्या होता है। सीखने के लिए आकलन, ठीक। आकलन शब्द का मतलब पहले समझो क्या होता है। आकलन का मतलब आपने कितना सीखा, क्या नहीं सीख पाए, इन सारी बातों की जांच करना, इन सारी बातों का पता लगाना, ठीक है। अब आकलन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि क्लास में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसको पता लगाना असेसमेंट कहलाता है, आकलन कहलाता है, मूल्यांकन का एक हिस्सा, ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि सीखने के लिए आकलन, ये जो फॉर लगा हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर का मतलब होता है ड्यूरिंग द लर्निंग, ठीक है। ड्यूरिंग द लर्निंग, ड्यूरिंग द लर्निंग का मतलब होता है जब हम क्लास में सीख रहे हों तो उसी समय हम बच्चों से पूछते चलें कि क्या सीख पा रहे हो, समझ में आया कि नहीं, कहाँ दिक्कत है। मतलब हम उसके प्रोसेस पे, सीखने के प्रोसेस पे जब बल देते हैं क्लास के दौरान ही, क्लास चलने के दौरान ही, तो उसे हम सीखने के लिए आकलन कहते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब चारों ऑप्शन में जहाँ प्रक्रिया की बात कर रहा हो वहाँ आप टिक लगा सकते हैं। शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, केवल जैसे शब्दों से बचिए। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ये वाला देखो, दैनिक प्रक्रिया, रोज हम जो पढ़ा रहे हैं उस प्रोसेस को बच्चों को समझाएं। तो सीखने के लिए आकलन में हम प्रोसेस पे बल देते हैं। ड्यूरिंग द क्लास, जब क्लास चल रही हो केवल जैसे शब्दों को कट कर दीजिए, प्रतिस्पर्धा जैसे शब्दों को भी कट कर दीजिए। आइए हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। किस तरह से प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, डेवलप की जा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बच्चे बहुत होशियार हो जाएं, बहुत समझदार हो जाएं, किसी समस्या का समाधान स्वयं से कर लें, उसे हम क्या कहते हैं? समालोचनात्मक चिंतन। जब बच्चे किसी समस्या पे अपने विचार स्वयं व्यक्त करते हैं तो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मकता या समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? आइए देखते हैं। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये तो रटने पे बल है, चिंतन पे बल नहीं दे रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये भी वो याद कर लेगा, 180। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम, ये भी वो याद कर लेगा। कुछ ऐसा ऑप्शन चुनो जिस पे वो सोचे, जो किताबों में उसे मिले नहीं बल्कि अपने विचारों को, अपने दिमाग का प्रयोग करे। तो चौथा क्या है? बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करके रूपरेखा तैयार करिए। मतलब ये दिखाओ कि बिना हवा के
अंकुरण नहीं हो सकता है। अब ये प्रयोग पे बल दे रहा है तो इसमें समालोचनात्मक सोच विकसित होगी। इसमें हम डूइंग पे बल दे रहे हैं। डूइंग कहने का मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे बल दे रहे हैं। सो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत दिन पहले, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर का पूरा ढांचा तैयार किया और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करना चालू किया। कुछ अलग तरीके से किया, है ना। सभी लोग 60 प्रश्न करवाते हैं, 90 प्रश्न करवाते हैं, या कुछ लोग 30 प्रश्न करवाते हैं। तो हमने कुछ अलग करने के लिए सोचा, तो हमने 30 प्रश्नों को 15-15 प्रश्नों में कर लिया। जो 15 प्रश्न हैं वो चैप्टर्स से संबंधित हैं डायरेक्ट, और जो लास्ट के 15 प्रश्न हैं वो पेडागॉजी से संबंधित हैं। तो इससे हमने आप साइकोलॉजिकल तरीके से एज ए CDP टीचर मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग को हल्का किया, ताकि आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें और समझ सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 5 जनवरी के पार्ट 2 को लेकर के। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। अभी तो हम लोग नए नए हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोगों को करने हैं, बहुत बड़े काम करने हैं, जिसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।